योग के लिए। जी हरिओम। स्वागत है आपका लास्ट यूनिट यूनिट 10 के लिए प्रैक्टिकल योग। और इस योग में जो हमारे टोटल जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम लास्ट यूनिट प्रैक्टिकल योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत में हम देखेंगे इसके अंदर क्लेंजिंग टेक्निक्स के ऊपर बात करी गई है। षटकर्म के ऊपर आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, सूर्य नमस्कार। ठीक है। क्लेंजिंग टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन यूजीसी नेट में जो प्रैक्टिकल योग के अंदर बात करी गई है वो सिर्फ 6 कर्म है। एक्चुअल में ये सिर्फ 6 कर्म नहीं लिए इन्होंने, षट कर्म नहीं लिए हैं। इसके अंदर काफी सारे हैं, ये नियरली 13 है ये। पर इसको जो मेन कैटेगरी है वो षट कर्म के अंदर लिया गया है। ठीक है। जैसे कि हठ रत्नावली में अष्ट है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर और भी डिफरेंट हमारे कर्म के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ जो हम ले रहे हैं वो षटकर्म ले रहे हैं। ठीक है। षटकर्म इसके अंदर क्या क्या आ गया? वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, 3 धोतियां हैं, प्लस साथ में लघु और पूर्ण शक प्रक्षालन है। यानी कि जो देखा जाए, यानी कि जीआई ट्रैक्ट को क्लीन करने के लिए इन्होंने 5 क्रियाएं दी है हमारे यहाँ पर, जो पूरा का पूरा हमारा ट्रैक क्लीन कर दिए फ्रॉम माउथ टू एनस। 2 जो है वो तो क्लीन कर दिए, माउथ टू एनस हो गया। और एक हो गया सिर्फ ऊपरी भाग से, यानी कि सिर्फ स्टमक लेवल तक, यानी कि माउथ टू स्टमक और एब्डोमेन आप कह सकते हैं। ठीक है। वहीं तक का क्लीन करेंगे। देन आता है नेति, जो कि नेजल क्लीनिंग के लिए है। हालांकि हम जानते हैं हमारे हठ योग के टेक्स्ट के अंदर जल नीति का कहीं वर्णन नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद और योग दोनों एक साथ है। प्लस ऋषि मुनियों ने इसके अंदर एक अपना योगदान जो दिया था, जो कि लिखित में नहीं हमें पढ़ने को मिलता। जो मूल ग्रंथ है उनके अंदर तो नहीं मिलता अभी देखने को। लेकिन वैसे हम अगर देखें तो हमारे लिए जल नीति एक अच्छा क्रिया है। इस क्रिया के थ्रू एक बेसिक क्लीनिंग टेक्निक हमारी आती है, जिसकी जो हमें हेल्प करती है किसके अंदर आगे, सूत्र नीति के लिए। या बहुत सारी हम टेक्निक्स देखते हैं, जैसे पंचकर्म के अंदर है, घी से है, दूध से है, देखते हैं ना उसके अंदर बहुत डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि ये उस तरफ से, यानी कि आयुर्वेद से लिए हुई अडेप्ट करी हुई जल नीति हो। पर ये सेफ है, ये सब कर सकते हैं, इसलिए जल नीति का उपयोग सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए जल नीति ली गई है, दूध या घी की या कोई और नहीं। ठीक। फिर आता है कपालभाति। कपालभाति एब्डोमिनल क्लीनिंग है, लेकिन ये वायु से क्लीनिंग है। ठीक है। हम एयर के थ्रू बेसिकली हम क्लीन करते हैं, लेकिन ये था कॉमन प्रैक्टिस। अब जब हम गैर संहिता की बात करते हैं या हम हठ योग की बात करते हैं, और जब हम एक पीएचडी की लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ हम पूरा उसके अच्छे से प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। कौन कौन से? वातकम, व्युत्कम, शीतकम। ठीक। फिर आता है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया हमारी एब्डोमिनल, सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिन के ऊपर फोकस करता है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं। अभी तक था डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर बात हो रही थी। ठीक है। लेकिन जब कपालभाति की बात आती है तो इससे हमारा का पूरा कपाल से लेकर हमारा नीचे पूरा अधोमाग तक हमारा पूरा ट्रैक, पूरा जो शरीर है उसको अच्छे से नियंत्रण करा जाता है। कौन से? पंच प्राणों पे ध्यान देते हुए। ठीक है। इन पे हम अच्छे से ध्यान देंगे। ये कपालभाति में होता है। लेकिन अग्निसार क्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें चेस्ट रीजन इन्वॉल्व नहीं है, हेड रीजन इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिर्फ एब्डोमिनल, वो भी जो हमारा प्रॉपर लोअर एब्डोमिनल और मेजरली वैसे एब्डोमिनल जो अपर पार्ट है वो इन्वॉल्व है, लोअर नहीं है इसके अंदर मेजरली। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई इफेक्ट्स नहीं जाएंगे, इसके लोअर एब्डोमिन में पहुंच जाते हैं। प्रॉपरली उसका यूज इसके अंदर भी होता है। हालांकि इसके अंदर क्यों है लो एब्डोमिनल की, वही उसके अंदर इसका आप कह सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट है, या कह लीजिए इसका जो यूजेस है, जो इसके बेनिफिट्स हैं, वो लोअर एब्डोमेन से अटैच्ड है। इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारी किडनी को भी हेल्प मिलती है, लीवर भी अच्छे से टोन अप होता है, इंटेस्टाइन होती है, स्प्लीन भी आता है, स्टमक भी आता है। तो सब कुछ इसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है लोअर एब्डोमेन में, अग्निसार क्रिया में। अगेन नॉली में भी सेम यही चीज आती है।
कोई एक बार वैसे क्लियर कर सकते हैं नौली में और अग्निसार क्रिया में क्या क्या डिफरेंस है? माना एक ही जैसे जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं देख नहीं पाऊंगी नौली अगर में मैं अग्निसार ध्यान में से। हम से एक भी आगे घुमाते हैं पीछे और करेंगे पेड़ अग्निसार को, और नौली में हम वाम दक्षिण पूरे भ्रमण करते हैं। अग्निसार में सिर्फ आगे पीछे होगा। जी, कपालभाति जैसा। ठीक है, लेकिन पोजीशन थोड़ी सी बदल जाती है अग्निसार करते वक्त। ठीक है, जैसे और दोनों कपालभाति हम बाह्य सिर्फ। कुंभक में होंगे, हाँ जी। बाह्य कुंभक में होने होने होंगे दोनों भी। जी जी जी। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पोजीशन बदल जाती है। जैसे कि हम सुखासन में बैठ के करते हैं ना कपालभाति, ठीक है ना, आगे उत्कट आसन में बैठ के या ऐसे हम आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड होके नहीं कर सकते। ठीक है, उत्कट आसन, सॉरी, फॉरवर्ड बेंड होके नहीं करते, राइट? तो लेकिन इसके अंदर हम फॉरवर्ड बेंड होके करते हैं थोड़ा सा अग्निसार क्रिया में। ठीक है, और नौली भी हम वैसे ही करते हैं। नौली तो खैर हम सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं, हमें बाबा रामदेव जी करके दिखाते हैं। सुखासन बैठ के भी करके दिखाते हैं, और थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड होके भी हमें थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड होके वो करके दिखाते हैं। अब होता क्या है, नॉरी में क्या है, तीनों डायरेक्शन यूज हो गई, मिडिल, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, लेकिन आगे पीछे पे जो क्रिया थी ना, जिसे हमारे पूरे ऑर्गन्स अच्छे से टच हो जाए, कोई भी कॉर्नर न रहे, उसमें आप कह सकते हैं कि अग्निसार क्रिया इसलिए सक्षम मानी गई है। प्लस वो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, सूक्ष्म नाड़ी आप समझ लीजिए, ईड़ा पिंगला के लिए, और जो शक्ति नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी है हमारी, सॉरी शक्ति नाड़ी है, और जितनी हमारी जो नाड़ियां यहाँ पे शुरू होती हैं और आगे से अग्रसर होकर जा रही होती हैं, ये उनको उत्तेजित करने के लिए बड़ा कारगर होता है। कौन सा? नौली और अग्निसार क्रियाएं, और कपालभाति भी, इसके अंदर तीनों में ये इसका एक मिलान है। पर नौली और अग्निसार क्रिया उत्तम मानी जाती है इसके लिए। फिर आता है त्राटक। त्राटक सिर्फ सिर्फ आंखों की सफाई के लिए नहीं कहेंगे हम, ये एक ऐसी सफाई है जिसके अंदर हमारी बॉडी में एक कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए। मतलब मतलब ये कि जब हम एकाग्रता बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि हम अपनी ज्ञान इंद्रिय जो होती है उनको सबसे पहले छोड़ते हैं। जैसे कि अगर हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे किसी की बात सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं, तो मैं कुछ लिख रही होंगी तो उसको छोड़ दूंगी। अगर मैं कुछ देख रही थी तो मैं उसको देखना छोड़ दूंगी, मेरा काम उसकी तरफ कर लूंगी। इवन मेरी ब्रीदिंग रेट भी स्लो हो जाएगी, कि मेरी श्वासों की जो आवाज भी अगर आ रही है, या मैं बार बार थोड़ा तेज सांस ले रही हूँ, मेरे श्वास पर श्वास जो है, थोड़ा सा इसका जो स्पीड है वो तेज है, उसको स्लो कर लूंगी अपने आप। और ये जो चीज प्रक्रिया है, फिर मैं अपने सारे का सारा कंसंट्रेशन सिर्फ अपने काम पे लगा लूंगी। लेकिन ऐसा करते वक्त, ऐसा ही जब हम करते हैं ना, ऐसा सूक्ष्म याग में भी करने को मिलेगा, ऐसे अलग अलग क्रियाओं में हमको करने को मिल रहा है, इसमें नहीं है, पर वैसे अलग अलग क्रियाओं में करने को मिलता है। जब हम किसी एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह पे जब हम फोकस अपना बना लेते हैं, तो आप नोटिस करेंगे हम उस चीज से, उस पर्टिकुलर फोकस बना के जिस पॉइंट पे हम बना रहे हैं, उसकी जो काम करने की जो एक क्षमता है वो बढ़ जाती है। या ये कह लीजिए कि हम महसूस करते हैं कि उसकी काम करने की क्षमता इतनी है, और हम उसको यूज कर रहे हैं। असलियत में होता यही है, सिद्धि प्राप्ति का मतलब भी यही होता है। जब हम किसी एक जगह पे अपना ध्यान इतना केंद्रित कर लेते हैं, या उस पे इतना ज्यादा निर्धारित हो जाते हैं कि उस पे हम अपनी शक्ति को, या अपने कंसंट्रेशन पावर को, मैं बोलूंगी कंसंट्रेशन, जब हम उस पे इतनी अच्छी बना लेते हैं कि जब जब उस पे इतने लंबे टाइम तक हम उस पे अपनी नियंत्रण बना के रखा हुआ है, हमने हमने खाना पीना रहना और बात करना, अपने सोचने का तरीका, सब कुछ बदल दिया। किस लिए? कि मेरी मेरी जो पावर्स है, जो मेरी कंसंट्रेशन पावर है, वो एक पॉइंट पे आके बन जाए। और जब वो एक पॉइंट पे आके बनती है, तो उस पॉइंट पे जो पावर्स हैं, यानी कि उस पॉइंट पे जो इतनी सारी शक्तियां बैठी हुई हैं, जो मैं महसूस अभी नहीं कर पा रही, लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, जैसे मैंने कहा कंसंट्रेशन, अगर मैं ध्यान दूं उस तरफ, तो वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे मैं उसको यूज कर पाऊंगी, धीरे धीरे मुझे उसका उपयोग समझ आना लगेगा कि अच्छा यहाँ पे ये भी है। उसको एक्चुअली सिद्धि कहते हैं। सिद्धि इज नथिंग, सिद्धि इज समथिंग दैट इज विच इज ऑलरेडी इनसाइड योर बॉडी। यू नीड टू गेट इट थ्रू। आपको सिर्फ समझना है कि यहाँ पर है,
मुझे यहाँ ध्यान देना है, थोड़ी देर ध्यान दूंगी, हर रोज दूंगी, इतने लंबे वक्त तक दूंगी, तो मेरी ये पावर्स जो है धीरे धीरे मुझे क्लियर होती जाएंगी और मुझे समझ आती जाएंगी और उनको यूज कर सकती हूँ। अगर हम उसका अच्छे पे यूज करते हैं तो वो योग्य की यूज है। अगर मैं उसको अच्छे में यूज नहीं कर रही हूँ या मैं उसका लोगों को दिखाने के लिए, फेमस होने के लिए कर रही हूँ, तो धीरे धीरे उसका क्या होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों कम होनी शुरू हो जाएंगी? कोई मीनिंग, कोई सोच सकता है इस बारे में, या सोचा है या कभी पढ़ा है ऐसा कि शक्तिहीन क्यों हो जाते हैं अगर हम बता देते हैं तो, या हम उसका प्रदर्शन करते हैं फॉर बेनिफिट, अपनी गुड्स के लिए, अपनी बेनिफिट्स के लिए हम उसका यूज करते हैं। मेरी बात आ रही है? यस क्योंकि मैम। बेसिकली हाँ हमें जी। जो जैसे कि लक्ष्य बताया गया है हमारा, तो उसमें ये जी। चीज़ क्लियरली बताई गई है कि आपको ये सब आपके रास्ते में सिद्धियाँ मिलेंगी। लेकिन अगर जी। आप ये सब शो ऑफ और इन सब चीज़ों में पड़ोगे तो आपका जो मेन लक्ष्य है आप उससे भटक जाओगे। एक ये तो रीजन है, मान लीजिए मेरा मेन लक्ष्य वो वाला कोई और था ही नहीं, सिद्धि था, मेरे को सिर्फ सिद्धि प्राप्त करनी थी। अब मैं इसका प्रदर्शन करने जा रही हूँ, अब मेरा शक्तिहीन होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, लेकिन क्यों होगा? मैं तो नॉर्मली पहले ऐसे ही समझती थी कि शायद नज़र लग जाती है, पर पता नहीं इसके पीछे का ये होता कारण। है। आज जो आपने शिव संहिता में पढ़ा है, क्या इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी तो। यस, नजर लगने वाली बात वहां पे आती है, और शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता में आपको इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ने को मिलता है कि हम लोग ये नजर तो लगना भी कुछ उपनिषद होता में भी नहीं है। पढ़े हैं ना कि सिद्धि अगर है तो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लाइक मतलब क्यों नहीं एडवर्टाइज करना नहीं चाहिए? करना है। क्यों नहीं करना? मेरे पास है, मैं क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, क्यों नहीं लेकिन करना? वो मेरा भी क्वेश्चन है कि रिसेंटली फिर भी ठीक है, वो अभी नहीं बोल सकते। अच्छा, ये हम इसलिए कहते हैं, इसका मेजर रीजन जो हम समझते हैं उससे ये होता है कि जब हम ऐसा करने लगते हैं, हमारा पहला पड़ाव क्या था योग में आने का या सिद्धि प्राप्त करने का? सबसे पहला पड़ाव क्या होता है? यम नियम। ठीक है, यम नियम में हम क्या कहते हैं, दूसरों से थोड़ा दूर हो जाना, या इस तरह की जो सामाजिक, जो हमें टेम्पटेशंस है उनसे थोड़ा दूर रहना। हम पहले ही ये स्टेप में सीख रहे हैं। अगर मैं सिद्धि प्राप्त करने के बाद दोबारा से उस स्टेप पे चली जाऊं जहां से मुझे यम नियम की भी प्राप्ति नहीं है, उस स्टेप पे चली जाऊं, तो शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई दोबारा से मुझे यम नियम करने के लिए। मतलब कि अब मैं उल्टे रास्ते चलना शुरू हो गई। उल्टे रास्ते चलने का मतलब यहाँ पर ये आता है कि जब मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली, तो यम नियम करते वक्त जो पहला मेरा पड़ाव था, उसमें हमने ये सारी चीजों को त्यागा था कि मैं टेम्पटेशंस की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं इतनी सारी फेमस होने के लिए मुझे जो चीजें चाहिए मैं वो नहीं करूंगी, जितना मुझे मिल जाएगा उतने में संतुष्ट रहूंगी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी। जब आप ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लोगे तो क्या क्या काम करोगे आप? एक तो प्रदर्शन करोगे, फिर पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे, फिर दूसरों में, दुनिया में इस तरह की चीजों को फैलाओगे, भ्रांतियां बनेंगी, फिर लोग उसका मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट उसका होना शुरू हो जाएगा, लोग उसको नेगेटिव वे में यूज करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव वे में यूज करेंगे तो जो लोग अच्छे हैं उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये तो हुआ इसके एडवर्स इफेक्ट्स इस तरह के। लेकिन मेरे पे क्यों इफेक्ट पड़ेगा? मेरा शक्तिहीन क्यों होगा? वो तो वर्ल्ड में हो रहा है ना, कि लोग गलत यूज कर रहे हैं या सही यूज कर रहे हैं, जो भी है वो तो वर्ल्ड में हो रहा है, मेरे पे तो नहीं हो रहा। मेरा शक्तिहीन कैसे हो जाएगा? मेरा शक्तिहीन इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब मैं धीरे धीरे बैकवर्ड होना शुरू होंगी। अब फिर से मेरे जो कारण शरीर थे, फिर से जो मेरा अंतःकरण था, जो शुद्धिकरण में कर चुकी थी स्पिरिचुअली, उस फिर से उसमें वो परतें आनी शुरू हो जाएंगी, फिर से वो लेयर आनी शुरू हो जाएंगे, फिर से मुझे राजा से धीरे धीरे हम रंक की तरफ चलते जाएंगे। अगर राजा को अपनी धन दौलत संभालनी नहीं आएगी, वो लुटाता रहेगा सर, तो क्या होगा? वो एक दिन तो रंक बन ही जाएगा, राइट? ये उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। शक्तिहीन का मतलब ये होता है ऐसे कि आपकी दौलत धीरे धीरे कम होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है? आपने उसको मेंटेन करना नहीं है, आपको सस्टेन करना नहीं आया, संभालना नहीं आया। और संभालने, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी नहीं है, आप ये समझो, सेविंग्स करनी नहीं है यहाँ पे, इस तरह से आप समझोगे इस बात को। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो
कहीं तो बैंक में जाके बताऊंगी ना कि मेरे पास इतनी अमाउंट की, मेरे पास कुछ अमाउंट है, मेरे पास कुछ पैसा है, मुझे उसको इन्वेस्टमेंट में डालना है ताकि इस पे मुझे कुछ ब्याज मिलता रहे। होता है, ऐसे ही होता है। तो जब एक योगी किसी एक और योगी को ये बात बताता है तो वो एक इन्वेस्टमेंट है कि ये शक्तियां या ये नॉलेज आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी। समझिए, शक्तिहीन और शक्ति उसका क्लियर हुआ? मैं हूं ना क्लास में? हेलो? हाँ यस मैम, हाँ क्लियर हो जी। गया। ओके, क्लियर हो गया कि कैसे कैसे परतों में आप वापस चले जाओगे। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं जब आप और दूसरी एक और चीज होती है, जैसे कि अभी मुझे आई थिंक प्रियंका जी ने पहले बताया था ये बात, कि हम एम से हट जाते हैं। जो हमारा असली असली लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा में विलीन होना, वो लक्ष्य जो होता है हम उससे भटक जाते हैं। बिल्कुल सही बताया था आपने ये बात। ये तब होता है लेकिन जिसने ये करना हो, जिसने यहाँ तक जाना हो, ठीक है। अब उनका लक्ष्य कैसे भटक जाएगा? ये लास्ट टेम्पटेशन होती है, जैसे कहते हैं निर्बीज समाधि और सहबीज समाधि, कितना समझ लीजिए। वो भी नहीं कहूंगी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात से समझिए। जैसे हम इसमें कहते हैं ना कि अगर आपने दोबारा से अगर आपने इस चीज को समझ लिया, आपने कर लिया, आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, अब आखिरी में आके फिर से वो टेम्पटेशन दिखाएंगे भगवान हमको कि यू वांट टू शो इट, यू वांट टू अर्न समथिंग। कुछ करना चाहते हो, दुनिया अपना नाम बनाना चाहते हो, कोई अपना नाम छोड़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। भाई, हर कोई चाहता है ना कि मेरा नाम ऊंचा होए, दुनिया जाने, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, हिस्ट्री बने मेरे नाम की। इस तरह से हो चाहते हो ना? जाओ सिद्धियां दिखा दो अपनी, प्रदर्शन कर लो अपना जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने इतनी मेहनत करी है, जाओ दिखा लो। वो एक लास्ट टेम्पटेशन होती है। जो इस टेम्पटेशन को क्रॉस कर जाता है ना, जो इस चीज को, इस आकर्षण को क्रॉस कर जाता है, उसे फिर मोक्ष की तरफ वो जाना शुरू हो जाता है। वो बहुत बड़ा पड़ाव है। मतलब मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, आप ये समझो, कुछ भी। महंगी से महंगी मैं डायमंड खरीद सकती हूँ, महंगे से महंगा घर, कुछ भी। आप यूं समझिए, बड़े बड़े आइलैंड्स खरीद सकती हूँ, मैं चांद पे जा सकती हूँ। ऐसी तक की मैंने, मतलब इतनी मैंने कमाई कर ली है। और लास्ट में आके मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास है तो मैं इसको दान दूंगी, लोगों का उद्धार करने के लिए दूंगी, अगर दूंगी तो विश्वसनीय लोगों पे। एक योगी, जो सिद्ध योगी हैं, जो बाबा होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ऐसे व्यक्ति को ही अपना ज्ञान देते हैं जो उसके लायक होता है, अदरवाइज नहीं बांटते वो। ये तो आप हम सब जानते हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, हम सब जानते भी इस बारे में। ऐसा ही होता है जब हमें अपना कुछ ज्ञान दान देना होता है, या जब गुरु दक्षिणा में हम जब कहते हैं वैसे कुछ देना है, तो इस तरह से, इसी वजह से हम उसको देते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। त्राटक से इसका क्या मेल था? त्राटक से इसका मेल यहाँ पे हमने इसलिए शुरू किया था कि जब हम एक ऐसी बाहरी तौर पे हम किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं, किसी सिद्धियों को, फिलहाल तो ये शुद्धि हो रही है, पर ये शुरुआत भी होती है मेडिटेशन की, सिद्धि प्राप्ति के लिए भी शुरुआत हो रही है क्लीन करने की। पहले सफाई करो, दिवाली आ रही है, सफाई करो, अपनी अंदरूनी तौर पे इसको क्लीन करो। जब मैं त्राटक की विधि से इसको क्लीन कर लेती हूँ बाहरी तौर पर, तब अंदर, मेरे अंदर मुझे ध्यान लगाना इजी हो जाता है। ठीक है। अगर घर में कबाड़ पड़ा होगा तो आप नया फर्नीचर जितना मर्जी अच्छा ले आओ, रखने की जगह नहीं है। अगर रख भी लोगे तो उस जो पहले का इतना सारा आपने जंक क्रिएट करके रखा हुआ था घर के अंदर, उसकी वो लुक नहीं आएगी, वो ग्रेस नहीं आएगी, वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाएगा। और बहुत जल्दी, इतनी जल्दी खराब होगा कि आपको ये लगेगा ये चीज अभी ली थी और कभी खराब हो गई। ऐसे ही होता है कि अगर आपको कोई चीज अगर मिल भी जाएगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे मिला क्या था जीवन में, कुछ भी। तो हमें, इसलिए हमें क्लेंजिंग टेक्निक्स हमें करनी जरूरी होती है। जब हम वायु के उसमें करते हैं ना, कपालभाति का करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक अच्छी श्वास जो हम ले रहे हैं ना, उसको लंबा और गहरा कर पाए, ताकि जो श्वास हमें, जो नंबर्स हमें मिले हैं श्वास के, नंबर ऑफ ब्रेथ्स हमें मिली है, उसको हम अच्छे से यूज कर पाए, हम अपनी लंग की कैपेसिटी को पूरा अच्छे से ले पाए। क्लियर? आप समझ आए कि एक बार हम क्लेंजिंग टेक्निक्स कर क्यों रहे हैं? ताकि मेरी बॉडी वहां तक पहुंच सके जिस बॉडी के, जिसके लिए उसको बनाया गया है, या जो भी मेरे को कार्य करने हैं। अगर मेरा लक्ष्य मोक्ष का नहीं है, छोड़ दो, मोक्ष का मेरा लक्ष्य नहीं है, सिर्फ सिद्धि प्राप्ति तक चलो, या चलो कि सिर्फ मुझे सिर्फ हेल्दी रहना है, तो भी आपका क्या लक्ष्य यहाँ से पूर्ति उसकी होती है।
ठीक है। फिर आता है हमारे स्किन सिलेबस में सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हम सब जानते हैं कि 12 स्टेप्स तो हैं, वैसे एक्चुअली होते हैं 24 स्टेप्स, पर 12 वन साइड से होते हैं, लेफ्ट साइड, देन 12 राइट साइड से होते हैं। ठीक है। और होते आसन कितने हैं इसके अंदर? 7 होते हैं आसन। जो वेराइटी ऑफ आसन है वो 7 होती है, और उसी को एक बार बार चलाया गया है। ठीक है, घुमाया गया है। इसके बारे में हम लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे कि किस स्टेप पे क्या मंत्र है, उस मंत्र का मीनिंग क्या है, और कौन से चक्र पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर आसन आते हैं यौगिक पोस्चर्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी चीज है। यहाँ क्या ध्यान देना है? जो आसन आपके हठयोग टेक्स्ट में बताए गए हैं, ज्ञान संहिता, हठयोग प्रदीपिका, हठ रत्नावली, योग वशिष्ठ, वशिष्ठ संहिता, ये इन सब में जो भी योग बीज, गोरक्ष संहिता, इन सब में जितने भी आसन बताए गए हैं, अब ये आपसे टेक्निक के आसन लगाते कैसे हैं, ये टेक्निक आपसे पूछेगा सिर्फ उसके रेफरेंस से। अगर उसने पूछा एग्जामिनर ने कि ये आसन कैसे लगाना है, पैर ऊपर करना है, हाथ नीचे करना है, दृष्टि कहाँ रखनी है, कुछ भी, ये सब कुछ आपके हठयोग के टेक्स्ट के बेस पे आएगा। टेक्निक इसके अंदर नहीं पूछते हैं, टेक्निक जनरली इसमें नहीं पूछते, पर ये जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स जब इंटरव्यू होता है तब वहां पूछा जाता है। दूसरा, इसके और एग्जाम्स जैसे आप हाई लेवल पे हैं अभी इस टाइम पे, तो हमें टेक्निक्स वैसे भी पता होती है, हम सब प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो वो आपसे प्रैक्टिस पूछेंगे कहीं ना कहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे तो टेक्निक नहीं डिस्कस करूंगी, क्योंकि टेक्निक यहाँ नहीं पूछी जा रही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो टाइम को बचाते हुए हम कॉन्ट्राडिक्शन और बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे, या कोई एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसको ना कैटेगरी में बांटा गया है। फिलहाल तो षटकर्म के बाद हमें सूक्ष्म व्यायाम करना था, पर वो आखिरी में है। ठीक है। यहाँ सूर्य नमस्कार हो गया, आसन हो गया। अब यहाँ पे जब हम आसन करेंगे तो उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सी? पहले हम खड़े होकर आसन करेंगे स्टैंडिंग में, फिर हम बैठ कर आसन करेंगे, फिर हम पेट के बल करेंगे, फिर हम पीठ के बल करेंगे, फिर हम खड़े हो जाएंगे और बैलेंस बनाएंगे। ठीक है। अब इन सब के अंदर हमारे कितने आसन आते हैं? सॉरी, इसमें आ गया जब हम खड़े, सॉरी हाँ, जब हम खड़े हुए थे, जिसमें बैलेंस नहीं बना रहे थे, दोनों ही बारे में आप ध्यान रखेंगे। खड़े होकर ही वापसी मेरा चक्र पूरा हो रहा है 5 का। ठीक है। पहले खड़े हुए, बैठे, पेट के बल, पीठ के बल, फिर से खड़े हुए। ठीक है। 2 बार खड़े होकर है, लेकिन जो लास्ट वाला खड़े होकर है उसमें हम बैलेंसिंग बनाने की कोशिश करेंगे। वो डिफरेंट आसन है। जब हम स्टैंडिंग में खड़े हैं तो अर्ध चक्रासन, अर्ध कटी चक्रासन, पाद हस्तासन, फिर आ गया अर्ध चक्रासन, त्रिकोण, परिवित्र, परिवित्रत त्रिकोणासन, पार्श्व कोणासन, वीरासन। सिटिंग में यानी कि बैठकर करने वाले पश्चिम उत्तान, सुप्त वर्जासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बद्ध कोण, मेरुदंड, अकारनंद धनुरासन, सॉरी अकर्ण धनुरासन, गोमुख आसन। फिर ऐसे पेट के बल कौन कौन से आसन होते हैं, वो सब सारे नाम हम सब जानते हैं अच्छे से। भुजंग, शलभ, धनुर, ऊर्ध्व मुख कोणासन, देन मकरासन। ठीक है। यानी कि पीठ के बल आप कौन से करेंगे? अब मुझे पीठ के बल भी करना है। हल, चक्र, सर्वांग, मत्स्य, शव और सेतुबंध। अब बैलेंसिंग में क्या करना है? वृक्ष, गरुड़, नमस्कार, त्रिटिप, नटराज आसन। ये 5 में डिवाइड करा ही क्यों गया है? ये इस तरह से हमें सीरीज बनाई क्यों गई है? हम सब जानते हैं योग में सबसे पहली प्रैक्टिस हमारी क्या क्या सिखाई जाती है हमें, कि श्वासों पे ध्यान दो। दूसरा हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट पे ध्यान दो। आप आसन भले ही पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी अलाइनमेंट करेक्ट होनी चाहिए। लेफ्ट से करा है तो राइट से करना जरूरी है, आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी है, पेट के बल करा है तो पीठ के बल करना जरूरी है। ठीक है। और कोर के अंदर रहता है, कोर जो होता है ना, बैलेंसिंग आसन जो होता है, धीरे 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 आपका फोकस बढ़ाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। ठीक है। हर एक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने पढ़ा था ना योग में, जहाँ पे हमारे टीचिंग मेथड्स के अंदर था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, राइट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारा क्या काम करता है? बैलेंसिंग आसन हमारे सारे काम करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर हम कहें तो बिल्कुल बीच का स्थान जो हो गया उसकी हम बात करेंगे। अभी तक तो हम सिर्फ मेरुदंड मेरुदंड के ऊपर बात करते हैं,
लेकिन हमारा जो बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन जो हमारे बॉडी का, जहाँ पे हमारा भार है या कह लो जहाँ पे हमारा कोर है रहता है, ब्रेन टू एब्डोमेन, उसको भी तो ध्यान देना ताकि हमारी बैलेंसिंग, हमारा फोकस सही रहे, हमारे पंच प्राण हमारे नियंत्रण में रहे। ठीक है, पंच प्लस पांच दूसरे हमारे जो उप प्राण है वो भी हमारे नियंत्रण में रहे। इसी के थ्रू हम आगे जा पाते हैं, इसलिए आसन कई जगहों पे पहले दिए गए हैं प्राणायाम से पहले। ठीक है, फिर आता है प्राणायाम। इसमें आता है हमारा ब्रेथ अवेयरनेस के ऊपर हम बात करेंगे। सेक्शनल ब्रीदिंग, नाड़ी शुद्धि, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी। शीतली और शीतकारी क्या है, वैसे है सेम, पर ये ऑल्टरनेट दिया जाता है कि जो लोग अपनी टंग को रोल नहीं कर सकते उनके लिए ये एक कह सकते हैं कि एक सुविधा है कि आप ये वाला नहीं तो आप ये वाला कर लो। बेनिफिट्स दोनों के सेम टू सेम है, करने का प्रक्रिया भी दोनों की सेम है। ठीक है, भस्त्रिका, भ्रामरी, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्राणायाम है जिसके बारे में आपको जनरली पढ़ने को मिलता भी है, पढ़ने को नहीं भी मिलता। पढ़ने को इसके अंदर कुछ तो है, ये आपका बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति हमें किसे मिलती है, बताइए। पतंजलि योग दर्शन। जी पतंजलि योग है। बिल्कुल, ठीक है, वहां हमें पढ़ने को मिलती है, वहां जिस तरह से डिटेल्स मिलती है। अब रियल लाइफ में उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं उसके ऊपर है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि इन तीनों में या तो आपसे डिफरेंस पूछेगा, या तो ये आपसे पूछेगा कि इसमें उसमें क्या करना है, इसमें बाह्य और अभ्यंतर भी डिफरेंस पूछ लेगा। नहीं तो एक का श्लोक दूसरे में श्लोक में पूछ लेगा, अगर वो पतंजलि योग दर्शन के रेफरेंस से पूछता है तो। अगर रेफरेंस में नहीं पूछेगा तो आपसे इसके बेनिफिट्स में पूछेगा, कॉन्ट्राडिक्शन में पूछ लेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें स्टार्ट हुई। हाँ यहीं पे आ गया। मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ आप सभी से, आज ही पूछ लूं, ये थोड़ा टाइम बाद जब प्राणायाम स्टार्ट हो तब पूछूं, या आपको होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। जी जी नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये होमवर्क समझिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इस पे सोचिएगा, विचार कीजिएगा, और जब प्राणायाम का टॉपिक आएगा तब इसका मैं उत्तर दूंगी। ठीक है, हम जितना भी कार्य कर रहे हैं बाह्य से आंतरिक में आने के लिए करते हैं, स्पिरिचुअली। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी एकाग्रता बढ़ानी होती है, एकता बनानी होती है अपनी बॉडी के अंदर, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हर तरफ से, तभी हम उस जगह पे सिद्धि प्राप्त करने के योग्य बन पाते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टअप किया, बाहरी तौर पे करा। ठीक है, अब एक और तरीके से हम जब आसन करते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं ना कि दृष्टि कहाँ रखनी है, भ्रू मध्य रखनी है या फिर नासाग्र रखनी है। भ्रू मध्य तो मुझे समझ आ गया कि आज्ञा चक्र है, नासिका दृष्टि क्यों रखते हैं, वहां कौन सा चक्र है। ब्रीथ पे जो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाए इसीलिए नासागर पे हम लोग दृष्टि रखते हैं। चक्र कोई होता नहीं है, लेकिन ब्रीथ की फीलिंग होनी चाहिए हम लोगों को, हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, इसीलिए नासाग्र दृष्टि होती है शायद। एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यस, इसके अलावा भी है। श्वासों पे ध्यान दिया जाता है। ये इन्होंने बहुत मेजर पॉइंट्स में से एक पॉइंट बताया। और जब हम लोग ब्रीथ पे कंसंट्रेट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम लोग प्रत्याहार मतलब कर लेते हैं। हमारे नहीं, सेंस ऑर्गन चुप जो है गए, वापस आओ वापस आओ, ब्रीथ पे अगर कंसंट्रेट करेंगे तो क्या होगा। तो बाहर ये हो जाता है, सॉरी। बहुत सही जा रहे थे, आपने वही चीज पकड़ी थी लेकिन लास्ट में आके लूज कर दिया। ब्रीथ पे कंसंट्रेट कर रहे, ईड़ा पिंगला, तो हम करना क्या चाहते हैं ईड़ा पिंगला से। सुषुम्ना में हम एंटर करते हैं ना तो एग्जैक्टली exactly. कई जगह पे एक्यूप्रेशर हो, मर्म चिकित्सा हो, कई जगह पे आपको शायद ये पढ़ने को मिलेगा कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है वो यहाँ नोज टिप से स्टार्ट होती है। ठीक है, नोज टिप से स्टार्ट होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो मतलब जो सुषुम्ना नाड़ी का कुंडली जागरण जहाँ पे होती है ना हमारी, वो नोज टिप है। हमारी नासाग्र दृष्टि जहाँ बनाते हैं ना वो है। इसलिए जब हम इस पे ध्यान लगाते हैं तो आप यूं समझिए कि आपने अपनी स्पाइनल कॉर्ड पे, यानी कि सुषुम्ना में, यानी कि जहाँ पे कुंडली सुप्त अवस्था में बैठी है,
कुंडलिनी है क्या? वो सिर्फ एक एनर्जी, एक शक्ति है, सिर्फ शक्ति है। वो देखने वाली कोई चीज नहीं है। वो एक ऐसी एनर्जी है जिसको आपने, एक वो कछुआ जो आता था, कछुआ चाप आता था, वैसा ही वो कॉइल करके बैठी हुई है वहां पर। वो कॉइल करके क्यों बैठी हुई है? कोई और उसको राउंड या उसने ट्रायंगल शेप क्यों नहीं ली? क्योंकि ये सबसे इजी तरीका होता है एक सर्प के लिए, एक एनर्जी के लिए, एक ऐसी एनर्जी के लिए जो बिल्कुल ऊपर शूट आउट करती है। तो सीधी, जो जो चीज सीधी हो जाए, मतलब जो चीज ऐसे बैठी हुई है उसको एकदम से सीधा करना हो ना, सबसे इजी तरीका होता है उसको ऐसे घुमा के अगर हम बिठा देते हो। अगर हम ट्रायंगल शेप में करके बिठाएंगे ना तो एकदम से सीधा होना, उसके लिए उसको स्पेस चाहिए होगा बाहर सीधा खड़ा होने के लिए। लेकिन जब वो ऐसे सुप्त अवस्था में, यानी कि ऐसे कॉइल करके बैठी हुई थी, उसको खड़े होने के लिए स्पेस नहीं चाहिए। वो एकदम से शूक करके ऊपर जाएगी जैसे रॉकेट जाता है। इसलिए वो गोलाधार टाइप में, या कह लीजिए कॉइल करके कंसेंट्रिक सर्कल में बैठी होती है। क्लियर हुआ? दूसरा, यहाँ पे जब वो ऐसे बैठी है, जब ऐसे नासाग्र दृष्टि पे, जब दृष्टि मतलब अपनी कंसेंट्रेशन लगाती हूँ, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। पहला स्टेप हमारा ब्रीदिंग ही होता है। वहां पर जब हम ब्रीदिंग पे अपना कंसेंट्रेशन हमारा पावरफुल होना शुरू हो जाता है, तो आप ध्यान देखिए कब वो एकदम से एक हो गया पता नहीं चला। कब हो गया नहीं पता चला, एकदम से वो एक हो जाएगा। ठीक है। और आपकी वो जो कहते हैं ना, हम सरस्वती बैठी हुई होती है, सरस्वती बैठने का मतलब भी यही होता है, जब आपकी ईड़ा और पिंगला जो श्वास है इक्वल हो जाते हैं। अगर हम आम भाषा में बात करेंगे, आम भाषा से खैर अब हट के बात करेंगे, तो वो अवस्था हुई होती है। ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है, जो आपके जो चक्र है, जो आंतरिक चक्र है, जो बैक ऑफ द हेड चल रहा है आपका, मतलब ये सब कुछ जो चल रहा है, इसको नियंत्रण करने के लिए हमारी श्वास ही होती है। श्वास का सबसे बड़ा रोल हमारी बॉडी में सबसे ऊपर क्यों माना जाता है? एक तो हम जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि इसके बिना हम जी नहीं सकते। ठीक है, हम थोड़ी देर भी नहीं जी सकते इसको रोकने के बाद। लेकिन योग में तो हम इसको एक एक घंटा रोकने की बात करते हैं। 1 घंटा, आधा घंटा में इसको रोकने की बात करते हैं ना योग में। कई कई जगह पे हमने पढ़ा है कि ये तो देवों के लिए भी दुर्लभ है, इस तरह से हमने पढ़ा है। ठीक है। लेकिन जब हम इसके अंदर हम श्वासों की रोकने की, हम करने की बात जब करते हैं, या इसको एकाग्र करने की बात करते हैं, मेडिकली अगर हम देखें ना, तो जो श्वासों का हमारा रोल है, वो किसी और ग्लैंड से कंट्रोल नहीं होता इस तरह से। ठीक है। उसकी अपनी एक प्रधानता है। हालांकि पीछे बैक मतलब जो हमारा जो जिसको हम छोटा ब्रेन भी बोलते हैं, मेडुला साइड पे जो हमारा बैक ऑफ द ब्रेन है, उस साइड पे कंट्रोल जरूर होता है, पर वो इस लेवल पे कंट्रोल नहीं होता। ये एक वाइटल ऑर्गन है जो अपने आप चल रहा होता है कहीं ना कहीं। इसको ग्लैंड से ना परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हार्ट का होता है ना, एक अपनी प्रधानता है, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है कितनी बार धड़कूं कितनी बार ना धड़कूं। वो परमिशन नहीं रहता, वो अपना अपना इलेक्ट्रिक इम्पल्स दे ही जा रहा है अपने आप। ठीक है। बाकी हाँ, सारी सी बातें, जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, डरते हैं, छुपते हैं, रोते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो उस समय वो कहीं ना कहीं ब्रेन के साथ उसको कांटेक्ट बनाना पड़ता है, एक संयम ने बनाना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है उसको। इस वजह से वो डिफरेंस उसके अंदर आ जाता है। तो इसलिए वो कनेक्टेड है, बिल्कुल अलूफ नहीं है, ब्रेन से कटा हुआ नहीं है। कनेक्शन है, लेकिन वो इवेंट्स वाइज या सिचुएशन वाइज वो डिफरेंशिएट कर जाता है। ऐसे ही जब नसाग्र दृष्टि जब हम लगाते हैं ना, इसमें हमारा कंसंट्रेशन इतना पावरफुल हो जाता है, क्योंकि श्वासों की अपनी एक प्रधानता है, जैसे मैंने अभी बताया ब्रेन पे, वो किसी और ग्लैंड से गवर्न नहीं करता। वो किसी को जाके पहले अपनी वो नहीं देगा कि अच्छा अच्छा मैं श्वास लेकर आया हूँ, उसको कहाँ भेजना है। क्योंकि बाकियों में क्या होता है, मैं ये मैसेज लेकर आया हूँ हार्मोन से, अब ये वाला हार्मोन सीक्रेट कर दो। बाकियों में ऐसा चलता है, लेकिन श्वास का ऐसा नहीं होता। तो श्वास क्या करता है कि ऊपर जाएगा, पहले सबको श्वास बांटेगा, और मतलब ऑक्सीजन बांटेगा, ऑक्सीजन लेगा, फिर उसे वो फिर दूसरों को देता है। वो दूसरों को एक तरह से ताकत प्रदान करता है श्वास। इसलिए हमारी श्वास के कई में अगर अगर हम बात करने बैठे तो उसके ऊपर भी अपना एक ग्रंथ है। इसके स्वर योग नाम की जो चीज है, वो इसलिए इजाद हुई है, कहें कि इसके ऊपर इसलिए इतना कुछ लिखा गया है स्वर योग में। बहुत कुछ है स्वर योग में। ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम पे इस पे और चर्चा करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस इज लीडिंग टू मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के लिए क्या क्या प्रैक्टिस हमें करनी जरूरी होती है? प्राणायाम, सोहम जाप, योग निद्रा, अंतर्मौन, अजपा जाप, practices leading to breath meditation, practices leading to Om meditation, practices leading to Vipassana meditation, practices leading to Priksha meditation. बेसिकली आपसे ना इसमें क्या पूछेगा, स्टेप्स पूछेगा कि ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा स्टेप में क्या है, थोड़ा सा ये पूछेगा, थोड़ा सा फिर ये पूछेगा ये किसने मतलब एस्टैब्लिश किया,
ये कौन लेकर आया, किसने इसका प्रचलन करा, या कि इसके रचयिता कौन थे। इस तरह से क्वेश्चन सबसे बेसिकली इसके अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल योग है तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बंद और मुद्रा। मूलबंद, जालंधर, उज्जैन, महा। योग मुद्रा, महामुद्रा, षणमुखी मुद्रा, तड़ागी, विपरीत करनी। हालांकि ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, हजोपदीपिका, घेन संहिता, रत्नावली, इन सब में हम काफी और भी जगह पे आज शिव संहिता में पढ़ा, हर जगह पे हमने पढ़ रहे हैं इनके बारे में। पर अब जब हम कुछ चीजें ऐसी हैं कि सिर्फ गिनी चुनी चीजों के ऊपर ही स्पेशली प्रैक्टिकल योग में बात करी जा रही है, क्योंकि ये जो इस तरह की जो आपके लिए जो बंध जो होते हैं, जो मुद्राएं होती है ना, ये समहाउ हम लोगों को करवा सकते हैं। और इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा है, बहुत इजीली हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत भी अपनी डाइट को मॉडरेट डाइट पे ले आए, आराम से ले आए, फिर इसको धीरे धीरे कम करके योगी डाइट पे लेकर आना चाहे तो लेकर आ सकता है। बट फर्स्ट उसको जंक को ये सब चीजों से दूर हटना होगा, मॉडरेट डाइट पे तो एटलीस्ट आना होगा। तो वहां जाके ये सारी जो बंद है और ये सब कुछ है ना, धीरे धीरे तब ये काम करना शुरू करेंगे, या ये वो कर पाएंगे, शुरू नहीं करेंगे तब वो ये काम कर पाएंगे। उनको लगेगा इसका बेनिफिट मिल रहा है, एक्चुअली में बेनिफिट नहीं होता, वो तो शुरुआत हो रही है। जैसे कि आप लगा लीजिए अ, जैसे कि हमने किसी चीज को करने की एक शुरुआत करी थी तो मुझे धीरे धीरे कुछ समझ आ रहा होता है, पढ़ने लगती हूँ मैं। अच्छा, ये किताब पढ़ी, आज पहला पेज पढ़ा, समझ आ रहा है, दूसरा पेज पढ़ा तो समझ आ रहा है, पूरी किताब आपने पढ़ ली। लेकिन आपको किताब समझ तभी आएगी जब उस सिर्फ उस किताब के अलावा आपने 10 किताबें और पढ़ रखी होंगी उसी से रिलेटेड, मतलब आपने और किताबें पढ़ रखी होंगी, तभी आपको उस किताब का उसका मूल तभी समझ आ पाएगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि वेद को समझना इतना आसान नहीं, पहले तो हमें मूल संस्कृत समझनी जरूरी है, और वो संस्कृत तो हमारी नॉर्मल संस्कृत से बहुत परे है। जो संस्कृत हम सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, इससे काफी परे है। ठीक है, तो ये जो शुरुआत होती है ये कहीं ना कहीं इसलिए सिर्फ यही गिनती ही रखी गई है, मूलबंद और मुद्रास की, सॉरी बंद की और मुद्रास की। फिर कंटेम्प्रेरी योग प्रैक्टिसेस जो है, योगिक सूक्ष्म व्यायाम, इसका कथन या इसका व्याख्या कहीं वर्णन नहीं मिलता हमारे हठ योग टेक्स्ट में। ये इन्होंने हमें दी थी, ये दी थी हमें स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने। कहाँ दी थी? मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में। वहां इन्होंने इसकी रचना जो की थी, वहां इन्होंने पहली बार इसका उपाख्यान किया था दिल्ली में। ठीक है, फिर साइक्लिक मेडिटेशन एस व्यास जी का है, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, MSRT भी कहते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसजेंडर मेडिटेशन, ये तो हम सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं, महर्षि महेश योगी जी ने सिखाया है, इन्होंने करवाया है। जैसे कि कहने का मतलब ये कि कुछ चीजें तो ना हमारे ग्रंथ में थी, तो उसका उन्होंने अभ्यास करा, इतना अभ्यास करा कि उन्होंने देखा कि अच्छा ये चीज ऐसे भी हो सकती है। अब इतने महात्मा पुरुष रह चुके हैं सब, तो इन्होंने इतनी ध्यान, उतना इतना अध्ययन किया कि उन्होंने एक और टेक्निक अपनी तरफ से दे दी कि ये भी एक चीज है, आप इसको के लिए इसका आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा। और आज के टाइम में लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ इसी टेक्निक के बेसिस पे ही, आज ये आप समझिए कि वो दिन रहे के लिए जो वो इंस्टीट्यूट चलता आ रहा है। क्यों चलता आ रहा है? क्योंकि ये टेक्निक जब उन गुरु ने या उन महर्षि जी ने जब इंट्रोड्यूस करी, जब दी इस दुनिया में, तो लोगों को उसका वाकई में लाभ हुआ, बहुत डिफरेंस देखने को मिला। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम सब जानते हैं, द बीटल्स जो है, रॉक बैंड जब इंडिया आया हुआ था, वो लोग बड़े परेशान थे, अपने में खुश नहीं थे। समवेयर वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपना ना वो शट डाउन करना चाहते थे कि हम नहीं गाएंगे आगे, हम कुछ नहीं करेंगे। वो बस पता नहीं क्यों इंडिया आए, और इंडिया में आने के बाद पता नहीं कैसे ही उनकी मुलाकात हुई महेश योगी जी से, और उस दौर में वो ट्रांसजेंडर मेडिटेशन सिखाया करते थे। तो उन्होंने द बीटल्स जो फॉर्म बैंड था, उनको भी ये टेक्निक सिखाई थी मेडिटेशन की, कि कैसे करते हैं, भावातीत ध्यान कैसे लगाते हैं। एंड देन दे वेंट बैक टू देयर ओन कंट्री, और वहां पे उन्होंने अपना खुद का एक नया गाना लिखा। जहाँ वैसे तो उन्होंने एक गाना इंडिया में बैठ के भी लिखा था, उन्हीं गुफाओं में लिखा था, जो जिस जगह पे वो रहते थे उनकी दीवारों पे भी कहीं बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो वो उन्होंने गाना यहाँ पे लिखा, और वो गाना जब उन्होंने गए वापस अपनी जगह पे, और वहां उन्होंने इसको पूरा कंपोज करा अच्छे से, और रिकॉर्ड वगैरह करा, तो वो एल्बम उनकी, आप समझिए जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट हिट्स में से थी। मुझे इस टाइम पे उस गाना नहीं याद आ रहा वो कौन सा था, बट इट वाज वन ऑफ द फेमस सॉन्ग फ्रॉम द बीटल्स। ठीक है, फिर योग निद्रा की बात करते हैं। योग निद्रा जो है, ये किन्होंने लाई थी बताएं, अगर किसी को याद है तो, या कभी पढ़ा। सत्यानंद सरस्वती। हाँ जी,
बिहार मुझे आवाज मुंगेर नहीं आ के रही। हाँ जी, सत्यानंद हाँ जी, सरस्वती। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, बिहार स्कूल ऑफ योग, ठीक है, मुंगेर बिहार। यहाँ पे मेंशन जरूर कीजिएगा, मुंगेर बिहार, ध्यान रखिएगा। मतलब वैसे तो नहीं शायद क्वेश्चन घुमाएगा, पर लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर सविता की ध्यान की धारणा, ये आता है हमारा कहाँ पे? देव संस्कृति विश्वविद्यालय। कहाँ है ये? हरिद्वार में है। किन्होंने किया था? पंडित श्री राम शर्मा जी। अगर आपको याद होगा इनकी जीवनी, तो उन्होंने बताया था ना, इन्होंने जो गायत्री परिवार बनाया है, वहां पे शांति कुंज है। तो शांति कुंज में जो मतलब वहां पे इसका ध्यान करवाया जाता है, सविता की ध्यान धारणा। हम में से कई लोग हैं जो शांति कुंज से जुड़े भी हुए हैं, वो ये जानते भी हैं कैसे होता है ये सब कुछ। उन्होंने इसको प्रैक्टिस करा है, इसको करके देखा है वहां पर। तो आप देख सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स आज के डेट में लोग बहुत उठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपका सिलेबस क्या है। ऑलमोस्ट तो मैंने आपको सिलेबस का बड़ा फीचर्स जो था मूलभूत में, वो तो मैं आपको बता दिया, बाकी डिटेल में हम अभी करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके रिगार्डिंग कुछ भी? ओके, आई होप नहीं है। ठीक है, अम, एक मिनट। जी, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपको? जी जी हाँ। जी, ठीक है। ये फॉन्ट क्लियर है सबको? इतना दिखाई दे रहा है? ये फॉन्ट क्लियर है? थोड़ा सा और जूम करो। ठीक है, मैम लेकिन मोबाइल कल का करें जितना क्या हम, डाटा है। क्योंकि 6 बजे से एक और क्लास है, कल कर लें क्या? ओह, सॉरी सॉरी, मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आप प्लीज ऑफ कर दीजिए रिकॉर्डिंग। कोमल जी प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।